आदाब नाज़रीन, शाम 5:30 बजे की उर्दू खबरों में आप सभी का खैर मकदम है। सबसे पहले खबरनामे की शुरुआत करेंगे हम बीजेपी की प्रेस कॉन्फ्रेंस से। बराह रास्त आपको लेकर चलते हैं बीजेपी की प्रेस कॉन्फ्रेंस में। पर बुके और पार्टी की सदस्यता की पर्ची प्रदान करें। दुष्यंत गौतम जी से भी आग्रह है कि अंगवस्त्र पहना के पार्टी में कर्नल साहब का स्वागत करें। मदन कौशिक जी से भी आग्रह है कि इस अवसर पर उनका स्वागत करें। मैं इस अवसर पर उत्तराखंड के युवा लोकप्रिय मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी से आग्रह करूंगा कि शब्दों के माध्यम से कर्नल रावत साहब का पार्टी में स्वागत करें, अभिनंदन करें। धन्यवाद अनिल भाई। हमारे बीच में आज जब कर्नल रावत, जिनकी एक लंबी सैन्य पृष्ठभूमि है, और जनरल बिपिन रावत जो हमारे देश के पहले सीडीएस थे और उत्तराखंड के गौरव, जिन्होंने सेना को हमेशा मजबूत करने का काम किया। उत्तराखंड के साथ उनका, चूँकि उनकी जन्मभूमि थी और वो आगे उत्तराखंड में काम भी करना चाहते थे। मुझे बेहद खुशी है कि आज उन्हीं के विचारों को आगे बढ़ाने के लिए हमारे कर्नल विजय रावत जी आज भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए हैं। और मुझे अत्यंत खुशी हो रही है क्योंकि मैं भी एक सैनिक पुत्र हूं और मेरा जो जनरल बिपिन रावत जी के साथ एक आत्मीय संबंध था, आज कहीं न कहीं उनके निधन के बाद एक खालीपन सा हमेशा महसूस होता था। और आज जब हमारे बीच में, हमारी पार्टी में कर्नल विजय रावत जी शामिल हो रहे हैं तो निश्चित रूप से उनके विचारों को आगे बढ़ाने के लिए काम करेंगे। भारतीय जनता पार्टी हमेशा सैनिकों का सम्मान भारतीय जनता पार्टी ने किया है, करती है और सिर्फ भाजपा करेगी। तो निश्चित रूप से आपके आने से हमारी पार्टी मजबूत होगी। आप राष्ट्रवादी विचारधारा से प्रभावित होकर, हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से प्रभावित होकर आज आपने भाजपा की सदस्यता ग्रहण की है। आपका जन्म 4 जुलाई 1962 को देहरादून में हुआ था। एनडीए में आपने 1981 में पास आउट हुए थे। इंजीनियरिंग करने के बाद सेना की ईएमई में शामिल हुए। सेना में आपने कई जगह काम किया है, सिक्किम, कश्मीर, राजस्थान और कई जगह भारत की सीमाओं पर भी आपने काम किया है। सेना में 34 साल सेवा करने के बाद आप सेवानिवृत्त हुए हैं। परिवार की परंपरा को निभाते हुए आपका बेटा, जहां पर सीडीएस जनरल बिपिन रावत गोरखा राइफल में जहां कैप्टन के पद से, जहां से उन्होंने अपनी सेवा शुरू की थी, आज उसी पद पर आपका बेटा भी काम कर रहा है। आपकी 3 पीढ़ियां सेना में रही हैं। तीनों पीढ़ियों का आप भी रहे हैं, आपसे पहले आपके पिताश्री रहे हैं, अब आपके बेटे भी हैं। तीनों पीढ़ियों ने सेना के लिए काम किया है। इस अवसर पर आज मैं आपका बहुत स्वागत करता हूं और मैं निश्चित रूप से बहुत शुभकामनाएं देता हूं कि आपके आने से हमारी पार्टी, जो हमेशा सैनिकों का सम्मान करती है और हमेशा सैनिकों का सम्मान किया है, देश के अंदर 1 रैंक और 1 पेंशन लागू करने का काम किसी ने किया है तो हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के कार्यकाल में हुआ है। जो लंबे समय से और भी सेना के लिए जो काम हुए हैं वो लगातार हमारी पार्टी ने किया है, हमारी केंद्र की सरकार, मोदी जी की सरकार ने किया है। मैं पुनः एक बार आपका बहुत स्वागत करता हूं। इस अवसर पर हमारे मध्य आदरणीय दुष्यंत गौतम जी, जो हमारे राष्ट्रीय महामंत्री हैं, राज्यसभा के सांसद हैं, हमारे प्रदेश के प्रभारी हैं, हमारे प्रदेश के यशस्वी अध्यक्ष आदरणीय मदन कौशिक जी हैं, हमारे
नेशनल मीडिया के पूरे प्रभारी और राज्यसभा के सांसद हमारे नेता आदरणीय अनिल जी, हमारे संजय भाई, सभी का मैं धन्यवाद करता हूं और आप सभी मित्रों का भी बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। मेरा कर्नल साहब से आग्रह है कि मीडिया के साथियों को संबोधित करेंगे। पहले तो मैं सभी का धन्यवाद करना चाहता हूं कि मुझे ऐसा मौका दिया कि मैं बीजेपी ज्वाइन कर सकूं। बहुत दिनों से मेरी सोच थी। मेरे पिताजी जो थे, जब उत्तराखंड नया नया बना था तो बीजेपी के साथ ही थे। फौज से रिटायर हुए थे वो, उसके बाद वो बीजेपी के साथ ही रहे थे। अब मुझे अवसर मिला है रिटायरमेंट के बाद कि मैं बीजेपी के साथ, और इसलिए क्योंकि जो अभी जो हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी हैं, उनका जो विजन है, उनका जो सोच है, उनका जो ख्याल है, बहुत ही अद्भुत है, बहुत आगे तक बढ़ा हुआ है। कई लोग सोच भी नहीं सकते होंगे। वो उनकी जो थिंकिंग है, उनका जो विचार है, वो आउट ऑफ द बॉक्स होता है। और सारी उनकी नीति, सब कुछ जो उनका कार्य है, केवल इस देश को आगे लाने के लिए किया जाता है। वही एक चीज है जो बहुत बड़ा प्रोत्साहन देती है हमें बीजेपी को ज्वाइन करने में। साथ में मैं माननीय उत्तराखंड चीफ मिनिस्टर साहब का भी धन्यवाद देता हूं। पहले भी इनको मैं मिला था और इनसे मैं बहुत खुश हुआ था। जो इनका नेतृत्व था, जो इनका विजन था, वो सब देख करके पहले हमने बात किया था। इनका भी जो उन्नति के लिए, इस देश के लिए, उत्तराखंड के लिए जो कुछ प्लान है, जो करना चाहते हैं, वो एक बहुत दूर की सोच को समझ के कर रहे हैं। वो कल या आज या 3 दिन में नहीं हो सकता, बट अगर अच्छी उन्नति चाहिए उसके लिए उनको समय चाहिए थोड़ा। तो बीजेपी का जो समझने का ढंग है, कार्य करने का ढंग है, ये सभी को बहुत प्यारा है। और यही देखते हुए कि कोई मेहनती पार्टी है, कोई जो पार्टी है जो इस देश का असलियत में ही भला चाहती है, देखना चाहती है कि ये देश आगे बढ़े, चाहे वो सिक्योरिटी के उसमें हो, इंडियनाइजेशन में हो, आपके इकोनॉमिक पैकेजेस में हो, किसी भी चीज़ में हो, इस पार्टी का इसमें बहुत बड़ा मतदान है और बहुत अच्छी सोच और समझ से कार्य चल रहा है। धन्यवाद। नाज़रीन, अभी आप बराह रास्त नशरियात देख रहे थे बीजेपी हेडक्वार्टर दिल्ली से, जहां पर उत्तराखंड के वज़ीर आला पुष्कर सिंह धामी ने कर्नल विजय रावत का इस्तकबाल किया बीजेपी में शमूलियत पर। कर्नल विजय रावत CDS मरहूम बिपिन रावत जी के छोटे भाई हैं और इस मौके पर कर्नल विजय रावत ने कहा कि वो वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी से काफ़ी मुतासिर हैं और उनकी रहनुमाई में मुल्क तरक्की की राह पर गामज़न है। अब आगे बढ़ेंगे सुर्खियों की तरफ। मरकजी काबीना के अहम फैसले। भारतीय काबिल तजदीद तवानाई के फ़रोग़ की एजेंसी में 1,500 करोड़ रुपए की सरमायाकारी को मंजूरी। कौमी सफाई मुलाजमीन कमीशन की मियाद में 3 साल की तोसी। अब तक इसकी मुद्दत 31 मार्च 2025 तक होगी। उत्तर प्रदेश में इंतख़ाबात से ऐन क़ब्ल समाजवादी पार्टी को धचका। मुलायम सिंह यादव की छोटी बहू अपर्णा यादव बीजेपी में शामिल। कहा वज़ीर आज़म मोदी के कामों ने किया मुतासिर। समाजवादी पार्टी के कौमी सदर अखिलेश यादव ने आजमगढ़ से असेंबली इंतख़ाब लड़ने का दिया इशारा।
दिल्ली में बीजेपी मरकजी इंतखाबी कमेटी की मीटिंग में सभी इंतखाबी रियासतों पर गौर ख़ौस। उत्तर प्रदेश के बाद अब उत्तराखंड पर बातचीत जारी। पंजाब और गोवा के लिए भी पार्टी उम्मीदवारों के नाम होंगे तय। गोवा में सियासी सरगर्मियां तेज। आम आदमी पार्टी अमित पालेकर की क़यादत में लड़ेगी इंतखाब। कांग्रेस पार्टी ने भी गोवा के लिए 2 उम्मीदवारों की चौथी फहरिस्त की जारी। मुल्क में 15 से 18 साल की उम्र के 50% से ज़ायद नौजवानों को दी गई वैक्सीन की पहली खुराक। नया मकाम हासिल करने पर वज़ीर आज़म ने खुशी का इजहार किया। वहीं मुल्क में कोरोना के मामलों में मुसलसल इजाफा, लेकिन दिल्ली में पॉजिटिविटी रेट में आई है कमी। बैनुल-अक़वामी परवाज़ों पर 28 फरवरी तक जारी रहेगी पाबंदी। DGCA ने जारी किया हुक्म। बैनुल-अक़वामी कार्गो ऑपरेशन पर नाफिज नहीं होगा फैसला। खेलों में भारत और जनूबी अफ्रीका के दरमियान वनडे सीरीज का पहला मैच जारी। टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए अफ्रीकी टीम को लगे शुरुआती झटके। सुर्खियों के बाद अब नजर डालेंगे इस वक्त की खबरों की तफसीलात पर। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की सदारत में मरकजी काबीना की मीटिंग हुई। मीटिंग में कौमी सफाई मुलाजमीन कमीशन की मुद्दतकार में 1 अप्रैल 2022 से अगले 3 बरस तक की तौसी का फैसला किया गया है। इत्तलात और नशरियात के वज़ीर अनुराग सिंह ठाकुर ने कहा है कि कमीशन की मुद्दतकार अब 31 मार्च 2025 तक होगी। नेशनल कमीशन फॉर सफाई कर्मचारी ये बना था ताकि सफाई कर्मचारियों के किसी समूह के संबंध में कार्यक्रम अथवा स्कीमों को बनाने का सुझाव देना हो, सफाई कर्मचारियों द्वारा उठाई जा रही समस्याओं को हल किया जा सके और वे सम्मानपूर्वक जीवन यापन कर सकें। इस आयोग की जो कार्यकाल है उसको 1 अप्रैल 2022 से बढ़ाकर अगले 3 साल तक के लिए बढ़ाने का निर्णय कर दिया गया है। 31 मार्च 2025 तक इसका कार्यकाल होगा। वहीं एक और अहम फैसले में मरकजी काबीना ने इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी लिमिटेड में 1,500 करोड़ की सरमायाकारी को मंजूरी दे दी है। इससे IREDA शफाफ तवानाई के शोबे को 12,000 करोड़ रुपए कर्ज दे सकेगा। इरडा की नेट वर्थ है 3,000 करोड़। वो 600 करोड़ तक का ही इसमें ऋण देने की सीमा सिंगल बोरोर के लिए उसकी है। जब इसको बढ़ाकर इसमें आज निर्णय लिया गया कि 1,500 करोड़ रुपए का इक्विटी इन्फ्यूजन इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी लिमिटेड में किया जाएगा और इससे लाभ ये मिलेगा कि अतिरिक्त इक्विटी के आने से रिन्यूएबल एनर्जी के सेक्टर में इरडा अब लगभग 12,000 करोड़ रुपए तक की लैंडिंग कर सकेगा, जिसमें लगभग 3,500 से 4,000 मेगावाट रिन्यूएबल एनर्जी की क्षमता के सृजन के लिए फाइनेंसिंग का प्रबंध हो जाएगा। अगली अहम खबर उत्तर प्रदेश से। उत्तर प्रदेश असेंबली इंतखाबात से कबल समाजवादी पार्टी के सरपरस्त मुलायम सिंह यादव की बहू अपर्णा यादव ने बीजेपी का दामन थाम लिया है। अपर्णा ने दिल्ली में बीजेपी दफ्तर पर पार्टी की रुकनियत हासिल की। यूपी इंतखाबात से ऐन कबल इसे समाजवादी पार्टी के लिए बड़ा धचका माना जा रहा है। बीजेपी में शमूलियत के बाद अपर्णा यादव ने कहा कि उनके लिए देश सबसे ज़रूरी है और वो हमेशा से प्रधानमंत्री के काम के तरीके से मुतासर रही हैं। याद रहे कि यूपी असेंबली इंतखाबात 7 मरहलों में होने हैं। इसकी इब्तिदा 10 फरवरी से होगी। ऐसे अपर्णा यादव का बीजेपी में शामिल हो जाना समाजवादी पार्टी के लिए तकलीफदेह साबित हो सकता है। मैं आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का, आदरणीय मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश श्री योगी जी का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ, जैसे इन सभी लोगों का, कि आपने मुझे भारतीय जनता पार्टी का मेंबर बनने का एक सुअवसर दिया। मैं, जैसा कि सभी जानते ही हैं, मैं हमेशा से प्रभावित रहती थी आदरणीय प्रधानमंत्री जी से, और मेरे चिंतन में हमेशा राष्ट्र सबसे पहले है। मुझे लगता है कि राष्ट्र का धर्म मेरे लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है
और मैं बस यही बोलना चाहती हूँ कि अब मैं राष्ट्र की आराधना करने निकली हूँ। मैं बहुत हमेशा से प्रभावित रहती हूँ जिस प्रकार की कार्यशैली है, चाहे वो स्वच्छ भारत मिशन हो, चाहे वो महिलाओं के लिए स्वावलंबी जीवन हो, चाहे वो रोज़गार हो। मैं हमेशा से भारतीय जनता पार्टी की स्कीम से हमेशा से बहुत प्रभावित रहती हूँ। मुलायम सिंह यादव की बहू अपर्णा यादव बीजेपी में शामिल हो गई हैं। अपर्णा यादव से खास बातचीत की हमारे नुमाइंदे शैलेंद्र मिश्र ने। मुलायम सिंह यादव की छोटी बहू अपर्णा यादव ने बीजेपी में शामिल होने का फैसला किया है। हमारे साथ अपर्णा यादव मौजूद हैं, उनसे जानते हैं कि क्या वजह रही, क्या कारण रहा कि आपने बीजेपी में शामिल होने का फैसला किया। हर व्यक्ति को स्वच्छंदता है इस देश में। ये देश लोकतंत्र है, बहुत बड़ा लोकतंत्र है, और यहाँ पर व्यक्ति अपनी विचारधारा से जुड़ सकता है। मैं राष्ट्रवाद के साथ हूँ, मैं राष्ट्रवादी पार्टी भारतीय जनता पार्टी के साथ हूँ, और मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी और आदरणीय मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश श्री योगी आदित्यनाथ जी की नीतियों से बहुत प्रभावित हूँ। मैंने इसीलिए ये दृढ़ संकल्प लिया है कि मैं राष्ट्र आराधना में अपना जीवन समर्पित करूँगी। अगर पार्टी चुनाव लड़ने का फैसला करती है तो आपकी क्या बातचीत हुई है, किस सीट पर आपने इच्छा जाहिर की है? पार्टी के शीर्ष नेतृत्व पे मैं छोड़ती हूँ कि जिस भी प्रकार का वो डिसीजन लेंगे वो मुझे शिरोधार्य होगा। हमने देखा जब आप पहले बीजेपी में नहीं थी तब भी बहुत सारे बयान देती थी, ऐसे कार्यक्रमों में रहती थी कि बीजेपी से आपकी निकटता विचारों में दिखती थी। अब मुलायम सिंह परिवार के आप हिस्सा हैं, बीजेपी में आई हैं, तो क्या बातचीत परिवार में हुई होगी? मैं एज अ बहू पहले भी परिवार के दायित्वों का निर्वहन करती आई हूँ, आगे भी उस परिवार के दायित्वों का निर्वहन करती रहूँगी। पर ये मेरी दृढ़ संकल्प है कि मैं राष्ट्रवाद और राष्ट्रवादिता के साथ जुड़ूं, और जिन लोगों ने देश को बचा करके रखा है, इसके धर्म को, इसके चिंतन को बचा करके रखा है, मैं आज अपने आप को बहुत सौभाग्यशाली मानती हूं कि मैं इस पार्टी में हूं। बहुत धन्यवाद। अपर्णा यादव बीजेपी में शामिल हुई हैं, मुलायम सिंह यादव की छोटी बहू हैं। इनका कहना है कि वो राष्ट्र प्रेम करती हैं और इसी वजह से बीजेपी में शामिल हुई हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो तमाम कल्याणकारी नीतियां हैं उससे प्रभावित होकर इन्होंने बीजेपी में शामिल होने का फैसला किया है। कैमरामैन जपकाल के साथ शैलेंद्र मिश्र, डीडी न्यूज, दिल्ली। और यूपी के नायब वजीर आला केशव प्रसाद मौर्य ने अपर्णा यादव का बीजेपी में खैर मकदम किया और कहा कि उन्होंने अच्छा फैसला किया है। इसके अलावा उन्होंने अखिलेश यादव के बारे में कहा कि वो न सिर्फ हुकूमत चलाने में नाकाम रहे बल्कि अपना घर भी नहीं संभाल सके। आज उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री श्री मुलायम सिंह यादव जी की पुत्रवधू श्रीमती अपर्णा यादव जी भारतीय जनता पार्टी परिवार का हिस्सा बनी हैं। मैं सबसे पहले भारतीय जनता पार्टी परिवार में आपका स्वागत करता हूं। आज उन्होंने यह फैसला लिया कि हम भारतीय जनता पार्टी परिवार का हिस्सा बनेंगे। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो देश और प्रदेश का विकास हो रहा है, आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में जो हम लोगों ने उत्तर प्रदेश को विकास के एक नए कीर्तिमान की ओर ले जाने में सफलता अर्जित की है, यह सारे विषयों को ध्यान में रख करके शामिल होने वालों की एक बहुत बड़ी श्रृंखला है। उसी के क्रम में आज अपर्णा जी आई हैं। मैं उनका स्वागत करते हुए यह भी कहना चाहूँगा कि उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और समाजवादी पार्टी के वर्तमान अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी अपने परिवार में ही सफल नहीं हैं और प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में भी असफल रहे हैं। जहां अपर्णा यादव ने समाजवादी पार्टी को छोड़कर बीजेपी में शमूलियत इख्तियार की है, तो वहीं अखिलेश यादव ने असेंबली इंतखाब लड़ने का इशारा दिया है। आज लखनऊ में उन्होंने कहा कि वो आजमगढ़ के अवाम से बात करके असेंबली इंतखाब लड़ने का फैसला करेंगे। हालांकि उन्होंने अभी ये ऐलान नहीं किया है कि वो कहां से इलेक्शन लड़ेंगे। अखिलेश यादव अभी आजमगढ़ से रुकने पार्लिमान हैं और अगर असेंबली इंतखाब लड़ते हैं तो उन्हें लोकसभा की रुकनियत छोड़नी होगी। अखिलेश यादव ने अपर्णा यादव को बीजेपी में शामिल होने की मुबारकबाद पेश की। उन्होंने कहा कि वहां भी समाजवादी धारे की तौसीह होगी।
और अगली खबर, 5 रियासतों में असेंबली इंतखाबात के पेश नज़र सियासी जमातों की मीटिंग का दौर जारी है। 2 दिन दिल्ली में अलग अलग रियासतों के रहनुमाओं के साथ चली तवील मीटिंगों के बाद आज बीजेपी की मरकजी इंतखाबी कमीशन की मीटिंग हो रही है, जिसमें उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, गोवा समेत मणिपुर असेंबली के लिए पार्टी के उम्मीदवारों के नामों पर बातचीत होने की उम्मीद है। बीजेपी उत्तर प्रदेश में पहले 2 मरहलों के लिए उम्मीदवारों के नामों का ऐलान कर चुकी है। आज की मीटिंग के बाद तीसरे और चौथे और 5वें मरहले के उम्मीदवारों के नामों पर मोहर लग सकती है। इसके साथ ही मीटिंग में उत्तराखंड, पंजाब, गोवा के लिए भी पार्टी के उम्मीदवारों के नाम तय किए जाएंगे। और उधर आम आदमी पार्टी ने गोवा के वजीर आला के ओहदे के लिए अमित पालेकर को अपना उम्मीदवार नामजद किया है। दिल्ली के वजीर आला और पार्टी के कौमी कन्वीनर अरविंद केजरीवाल ने आज अमित पालेकर के नाम का ऐलान किया। अमित पालेकर पेशे से वकील हैं और भंडारी बिरादरी से हैं। अमित पालेकर असेंबली इंतखाबात में सेंट क्रूज इंतखाबी हल्के से किस्मत आजमाएंगे। गोवा की तारीख में ये पहली मर्तबा है कि किसी सियासी पार्टी ने ज़ात की बुनियाद पर वजीर आला के ओहदे के उम्मीदवार का ऐलान किया। और उधर कांग्रेस ने गोवा असेंबली इंतखाबात के लिए उम्मीदवारों की चौथी फहरिस्त जारी कर दी है। इस फहरिस्त में मजीद 2 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान किया गया है। अल्केशियो सेक्यूरिया को न्यूआम असेंबली से और सेवियो डिसिल्वा को वेलम सीट से उम्मीदवार बनाया गया है। कबल अज़ीं कल कांग्रेस ने 9 उम्मीदवारों की अपनी तीसरी फहरिस्त जारी की थी, जिसमें साबिक वजीर माइकल लोबो, जिन्होंने बीजेपी से कांग्रेस में शमूलियत इख्तियार की है, को कलंगट असेंबली सीट से उम्मीदवार बनाया गया है। इसी तरह कांग्रेस ने अब तक 26 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान किया है। गोवा में तमाम 40 असेंबली सीटों के लिए पोलिंग 14 फरवरी को होगी। वोटों की गिनती 10 मार्च को होगी। कांग्रेस की पहली 2 फहरिस्तों में साबिक वजीर आला दिगंबर कामत और प्रदेश कांग्रेस कमेटी के कई सीनियर लीडरों के नाम शामिल हैं। डायरेक्टरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन ने मुल्क से आने और जाने वाली बैनुल-अक़वामी मुसाफिर खदमात को 28 फरवरी तक मुअत्तल रखने का फैसला किया है। हालांकि DGCA से मंजूर शुदा तमाम मालबरदार परवाजें इस मुअत्तली से अलहदा रहेंगी। DGCA ने वाज़ेह किया है कि फ़िलहाल एयर बबल निज़ाम के तहत आने वाली परवाजें मुतासिर नहीं होंगी। और अब नजर डालेंगे मुल्क में कोरोना के हालात पर। मुल्क भर में कोरोना इन्फेक्शन के यौमिया मामलात में इजाफा नजर आ रहा है। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान मुल्क भर में कोरोना इन्फेक्शन के 2,82,970 नए मामले दर्ज हुए हैं। गुज़िश्ता 24 घंटों में 1,88,000 से ज़ायद अफराद कोरोना से सेहतयाब भी हुए हैं। अब मुल्क में कोरोना इन्फेक्शन के एक्टिव मामलात की तादाद बढ़कर 18,31,000 हो गई है, जबकि सेहतयाब होने की शरह 93.88% है। मुल्क में कोरोना के खिलाफ वैक्सीनेशन मुहिम भी तेजी से जारी है। वैक्सीनेशन मुहिम के दरमियान अच्छी खबर आई है। मुल्क में 50% से ज़ायद 9 उम्रों को वैक्सीन लगाई जा चुकी है। मरकजी वजीर सेहत मनसुख मांडविया ने इसकी इत्तला दी। मनसुख मांडविया ने बताया कि मुल्क में 15 से 18 बरस की उम्र के 50% से ज़्यादा 9 उम्रों को पहली खुराक दी जा चुकी है। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने इस पर अपनी खुशी का इजहार किया है। वज़ीर आज़म ने ट्वीट किया कि नौजवान भारत रास्ता दिखा रहा है। ये हौसला अफजा खबर है। आइए इस रफ्तार को बरकरार रखें। वैक्सीनेशन और कोविड-19 से मुतालिक ज़ाब्तों पर अमल करना लाजमी है। हम सब मिलकर इस वबा से मुकाबला करेंगे। मुंबई के नेवल डॉकयार्ड में INS रणवीर पर एक बॉक्स में धमाका हुआ है, जिसमें 3 फौजी एहलकारों की मौत और मुतअद्दिद जख्मी हुए हैं। धमाके के वक्त जहाज़ के अमले ने फौरी तौर पर सूरत हाल पर काबू पा लिया। मशरक़ी बहरिया कमान में INS रणवीर नवंबर 2021 से साहिली इलाके में ऑपरेशनल तैनाती पर था और इसे कुछ ही देर बाद साहिल पर लौटना था। इसी वक्त धमाका हुआ। इस मामले में बहरिया के जरिए बोर्ड ऑफ इंक्वायरी का हुक्म दिया गया है। नाजरीन, 19 जनवरी की तारीख मुल्क के लिए बेहद ख़ास है। आज का दिन कुदरती आफात के बंदोबस्त से मुतालिक दस्ते यानी NDRF के यौम तासीस की शक्ल में मनाया जाता है। इस साल NDRF का 17वां यौम तासीस है। मुतअद्दिद मौक़ों पर जब भी मुल्क के अंदर कोई भी कुदरती आफत या बुहरान की घड़ी आई, तब NDRF की अहमियत सबसे ज़्यादा नज़र आई। NDRF ने वक्तन फ़वक्तन अपने जज्बे को साबित भी किया है। और वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने NDRF के यौम तासीस पर मुबारकबाद दी है। उन्होंने अपने ट्वीट पैगाम में कहा कि ये दस्ता चैलेंज भरे हालात में बचाव और राहत के इक़दामात में सबसे आगे है। NDRF का जज्बा काबिल तरग़ीब है।
वज़ीर आज़म ने उनके मुस्तकबिल की कोशिशों के लिए नेक ख्वाहिशात भी पेश की हैं। वज़ीर आज़म ने आगे ट्वीट किया, कुदरती आफात में बंदोबस्त करना हुकूमत और पॉलिसी साजों के लिए अहम मौजू है। रद्द अमल के नज़रिए के अलावा जहाँ कुदरती आफात के बाद की सूरत हाल को कम करते हैं, वहीं आफात को रोकने के बुनियादी ढांचे के बारे में भी सोचना होगा और इस मौजू पर वसाइल पर तवज्जो मरकूज करनी होगी। वज़ीर आज़म ने कहा कि भारत ने कुदरती आफात रोकने के बुनियादी ढांचे के लिए इत्तेहाद की शक्ल में एक कोशिश शुरू की है। हम अपनी NDRF टीमों की सलाहियत को मज़ीद बढ़ाने पर भी काम कर रहे हैं ताकि हम किसी भी चैलेंज के दौरान ज़्यादा ज़िंदगी और इमलाक बचा सकें। वज़ीर दाखिला अमित शाह ने NDRF के 17वें यौम तासीस पर मुबारकबाद दी। उन्होंने कहा, NDRF जुरात, खिदमत, इसार और यकीन की अलामत है। नामवाकिफ हालात में अपनी जान पर खेल कर हर चैलेंज का बहादुरी से मुकाबला करते हुए मुश्किल में फंसे लोगों की जान बचाने के लिए आपके जज्बे और लगन पर पूरे मुल्क को नाज है। आगे बढ़ेंगे अगली खबर की तरफ। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी इस महीने की 30 तारीख को सुबह 11 बजे ऑल इंडिया रेडियो पर प्रोग्राम मन की बात में मुल्क और बैरून मुल्क के लोगों के साथ अपने ख्यालात का इजहार करेंगे। आज एक ट्वीट में वज़ीर आज़म ने कहा कि 30 जनवरी को मन की बात इस साल का पहला प्रोग्राम होगा। उन्होंने इत्मीनान जाहिर किया कि लोगों के पास बहुत सी मुतासिरकुन याददाशें और मौज़ूआत हैं। वज़ीर आज़म ने लोगों से अपनी याददाशें @MyGovernmentIndia और द नमो ऐप पर मुश्तरक करने की अपील की। माहाना रेडियो प्रोग्राम मन की बात का ये 85वां एडिशन होगा। लोग अपने मशवरे नमो ऐप या MyGov ओपन फोरम पर मुश्तरक कर सकते हैं। मन की बात प्रोग्राम में वज़ीर आज़म के लिए टोल फ्री नंबर 1800117800 पर डायल करके हिंदी या इंग्लिश में अपने मशवरे रिकॉर्ड भी करा सकते हैं। फ़ोन लाइन इस माह की 28 तारीख तक खुली रहेगी। 1922 पर मिस्ड कॉल देकर या मौसूल लिंक को फॉलो करते हुए SMS पैगाम भेजकर सीधे अपना मशवरा भेजा जा सकता है। इसमें से रिकॉर्ड कराए गए कुछ पैगाम मन की बात प्रोग्राम का हिस्सा भी बन सकते हैं। और अब रुख करते हैं खेल के मैदान का। भारत और जनूबी अफ्रीका के दरमियान 3 एक रोज़ा मैचों की सीरीज़ का पहला मैच आज पॉल के बोलैंड पार्क ग्राउंड में खेला जा रहा है। ताज़ा खबरें मिलने तक जनूबी अफ्रीका ने 3 विकेट के नुकसान पर 260 रन बना लिए हैं। जनूबी अफ्रीका ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी का फैसला किया। जाने मन मिलान 6 रन बनाकर बुमराह का शिकार बने वेंकटेश अय्यर इस मैच से अपने वनडे कैरियर की शुरुआत कर रहे हैं। नाज़रीन, ये थी इस वक्त की खास खबरें। इसी के साथ ही आप हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। आदाब।